गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और सबसे लास्ट में हमने केटीजी का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो मैंने बताया था कि गैस की इंटरनल रैंडम मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, या प्रैक्टिकल शब्दों में बोल सकते हैं कि गैस की टेम्परेचर या गर्मी के कारण जो एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और हमने देख लिया था कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर केवल टेम्परेचर छुपा होता है, और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, NF/2RT। ये बात अलग है कि आगे जाकर के हम F/2R को क्या लिखने वाले हैं, CV। लेकिन अभी तो ये ध्यान में रखना कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला NF/2RT होता है, या इंटरनल एनर्जी में स्मॉल चेंज पूछे तो NF/2RDT होगा। हाँ, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। देखो, इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो गैस को मिक्स किया जाता है, तो गैस की मिक्सिंग पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो आइडेंटिकल कंटेनर हैं, इसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब। देखो, इस कंटेनर में हमने 8 ग्राम हीलियम भरी है जिसका टेम्परेचर 100 केल्विन है, और इस कंटेनर में हमने 32 ग्राम ऑक्सीजन भरी है जिसका टेम्परेचर 320 केल्विन है। और हमको दे रखा है कि दोनों कंटेनर टोटली नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है मतलब थोड़ी सी भी हीट एंटर भी नहीं कर सकती और हीट निकल भी नहीं सकती, है ना। अब देखो, शुरू में तो दोनों कंटेनर के बीच कॉर्क लगा दिया है ताकि गैसेस मिक्स नहीं हो पाए, लेकिन चलो अब हम ऐसा करते हैं कि इस कॉर्क को हटा देते हैं। तो हमको पता है कि कॉर्क को हटा देंगे तो दोनों गैसेस मिक्स होने लगेंगी, और कुछ ही टाइम में इन दोनों कंटेनर में गैसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर फैल जाएगा। तो बताओ, फाइनली सब जगह टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा जिसको कॉमन टेम्परेचर बोल सकते हैं, और फाइनली सब जगह प्रेशर भी सेम हो जाएगा जिसको कॉमन प्रेशर बोल सकते हैं। बस हमको पूछा है कि कॉर्क को रिमूव कर दें, तो है ना, कॉर्क को रिमूव कर दें तो फाइनली सब जगह कॉमन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, और फाइनली सब जगह कॉमन प्रेशर कितना हो जाएगा वो देखते हैं। ये तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है दो आइडेंटिकल कंटेनर है जिसमें हर एक का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है ना। इसमें हीलियम भरी है और इसमें ऑक्सीजन भरी है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं अलग से, है ना। तो बताओ, इसमें 8 ग्राम हीलियम भरी है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वेट अपन मोलर वेट। तो वेट तो 8 ग्राम अपन मोलर वेट 4, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स हो गए, ठीक है। और इसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन भरी है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी वेट अपन मोलर वेट, तो वेट तो 32 और मोलर वेट भी 32, तो 1। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इसमें हीलियम गैस भरी है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, और इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है ना। जो हीलियम गैस है उसका टेम्परेचर 100 केल्विन है, और जो ऑक्सीजन गैस है उसका टेम्परेचर शुरू में 320 केल्विन है ना। कंटेनर नॉन कंडक्टिंग है। अब देखो, अभी तो कॉर्क लगा रखा था लेकिन अब कॉर्क को हटा देते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि कॉर्क को हटा देंगे तो दोनों गैसेस मिक्स होने लगेंगी, और कुछ ही टाइम में दोनों कंटेनर में गैसेस का बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, है ना। तो कुछ ही टाइम में दोनों कंटेनर में गैसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर फैल जाएगा, तो फाइनली सब जगह टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा जिसको टी कॉमन बोल लेते हैं। फाइनली सब जगह प्रेशर भी सेम हो जाएगा उसको पी कॉमन बोल देते हैं। बस कॉमन टेम्परेचर और कॉमन प्रेशर कितना होगा वो देखना है ना। तो देखो, ढंग से देखो तो तुम, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इसमें एक्चुअली टी कॉमन और पी कॉमन दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल हैं तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। अब कहाँ से आएगी वो देखते हैं, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे गैसेस को मिक्स करने का क्वेश्चन हो तो उसमें दो इक्वेशन बिल्कुल सेट होती हैं। एक तो मोल कंजर्वेशन और दूसरा इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो तुम खुद बताओ कि इस बार गैस बिल्कुल लीक नहीं हो रही है ना, बस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा रही है, बाकी इन कंटेनर से बाहर लीक नहीं हो रही है। बस तुम बताओ
कि इस बार गैस थोड़ी सी भी लीक भी नहीं हो रही है, गैस भरी भी नहीं जा रही है, और हीलियम और ऑक्सीजन के बीच तो कोई केमिकल रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। बोल सकते हैं कि गैस लीक भी नहीं हो रही है, भरी भी नहीं जा रही है, और ऑक्सीजन और हीलियम के बीच कोई केमिकल रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कंफर्म है कि नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे। और दूसरा बताओ कि कंटेनर टोटली नॉन कंडक्टिंग है, मतलब थोड़ी सी भी हीट एंटर भी नहीं कर सकती और हीट निकल भी नहीं सकती। बस इन गैसेस की टोटल थर्मल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। है तो बस ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन सेट होती हैं, गैस लीक नहीं हो रही है इससे मोल कंजर्वेशन, और कंटेनर नॉन कंडक्टिंग है इससे थर्मल या इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन। है तो ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से तो हम कॉमन टेम्परेचर निकालेंगे, और मोल कंजर्वेशन से हम कॉमन प्रेशर निकालेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हमको अच्छे पता है कि कंटेनर टोटली नॉन कंडक्टिंग है, थोड़ी सी भी हीट एंटर भी नहीं कर सकती और निकल भी नहीं सकती, इसलिए इस सिस्टम की टोटल थर्मल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बस इस पूरे सिस्टम के लिए U टोटल इनिशियल इक्वल टू U टोटल फाइनल, है ना। बस इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, मतलब पूरे सिस्टम के लिए U टोटल इनिशियल इक्वल टू U टोटल फाइनल। चलो पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी देखनी है, मैं वेरिएबल में ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी देखनी है, तो बताओ इस कंटेनर में, है ना, इस कंटेनर में T1 टेम्पेयर पर हीलियम गैस भरी है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, NF/2RT। बस इसकी इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिख देते हैं, N1 F1/2, क्या होगा, तो इसमें हीलियम है, इसकी इंटरनल एनर्जी NF/2RT ना, तो N1 F1/2R T1। और बताओ इस कंटेनर में T2 टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस भरी है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी NF/2RT, तो N की जगह N2, F की जगह F2/2R T2, ठीक, इक्वल टू, अब फाइनल इंटरनल एनर्जी बताओ, फाइनली दोनों गैसेज यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई हैं, मतलब फाइनली सबका टेम्परेचर सेम हो गया है, तो बताओ फाइनली दोनों की इंटरनल एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान रखना कि फाइनली सबका टेम्परेचर तो सेम हो गया, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अभी भी अलग अलग है, हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और ऑक्सीजन की 5 ना। ध्यान रखना कि फाइनली सब जगह टेम्परेचर तो सेम हो गया, लेकिन हीलियम और ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अलग अलग होगी ना। इसलिए फाइनल इंटरनल एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि इस मिक्सचर में से भी हीलियम की इंटरनल एनर्जी अलग निकालेंगे, और इस मिक्सचर में ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी अलग निकालेंगे। तो ध्यान रखना कि फाइनल इंटरनल एनर्जी के लिए ये करेंगे, इस मिक्सचर में से भी हीलियम की इंटरनल एनर्जी अलग और ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी अलग। तो चलो फाइनली सबसे पहले मिक्सचर में हीलियम की इंटरनल एनर्जी देखते हैं। बस तुम बताओ कि शुरू में हीलियम के N1 मोल थे, तो बाद में भी हीलियम के N1 मोल ही रहेंगे। बताओ भले ही हीलियम पूरा मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना। बस फाइनली मिक्सचर में से हीलियम की इंटरनल एनर्जी NF/2RT, तो N की जगह N1, क्योंकि फाइनली भी हीलियम के मोल्स N1 ही रहेंगे, भले ही बिखर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसके मोल तो N1 ही रहेंगे। F की जगह F1/2R, T की जगह T कॉमन, और इस मिक्सचर में से भी ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी अलग निकालेंगे। तो बताओ शुरू में ऑक्सीजन के मोल्स N2 थे, तो बाद में भी N2 ही रहेंगे, भले ही बिखर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसके मोल्स तो N2 ही रहेंगे। तो बताओ मिक्सचर में ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, N2, F की जगह F2/2R, T कॉमन ये होगी, है ना। इसको सॉल्व करके तुम T कॉमन निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो ये R और ये 2, तो सॉल्व करेंगे तो R/2 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, और आगे तुम इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल टेम्परेचर या कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा N1F1T1 प्लस N2F2T2 अपन N1F1 प्लस N2F2। तो फाइनल टेम्परेचर या कॉमन टेम्परेचर इतना आ गया, है ना। तो ध्यान रखना कि अभी मैंने इतना सारा सॉल्व किया, लेकिन
अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो ध्यान रखना कि अब अगर कॉमन टेम्परेचर निकालना हो तो इतनी रामायण नहीं डायरेक्ट करेंगे कि गैसेस को मिक्स अगर करें, है ना, अगर गैसेस को मिक्स करें तो इनके कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा, N1F1T1 प्लस N2F2T2 ओपन N1F1 प्लस N2F2, है ना। बताओ सेंट्रोमास जैसा ही फॉर्मूला आ गया ना। बताओ एक सेंट्रोमास होता है M1X1 प्लस M2X2 ओपन N1 प्लस M2। वैसे ही गैसेस को मिक्स करने पर इनका कॉमन टेम्परेचर कितना होता है, N1F1T1 प्लस N2F2T2 ओपन N1F1 प्लस N2F2, ये हो गया। तो बस अब तो सिंपली सबकी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो बस वैल्यू रख देते हैं N1, है ना। इस हीलियम के मोल कितने हैं 2, F1 हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हीलियम मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू T1, इसका इनिशियल टेम्परेचर 100 प्लस N2 इस ऑक्सीजन के मोल 1, F2 ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऑक्सीजन डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 इंटू T2, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 320 ओपन N1F1 प्लस N2F2, तो N1F1 तो 2 इंटू 3 प्लस N2F2 1 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे तो ऊपर तो 2200 आएगा, अपन नीचे कितना आएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन टेम्परेचर तुम्हारे पास 200 केल्विन ये आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अब अगर ऐसे गैसेस के मिक्स, है ना, अब अगर गैसेस के मिक्सिंग के क्वेश्चन हो और कॉमन टेम्परेचर पूछे तो इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट करेंगे कि मिक्स करने पर कॉमन टेम्परेचर N1F1T1 प्लस N2F2T2 ओपन N1F1 प्लस N2F2, बिल्कुल सेंट्रोमास जैसा ही फॉर्मूला। अब देखो थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बात कर रहा हूँ, तो देखो अभी तो हमने दो गैसेस को मिक्स किया है तो कॉमन टेम्परेचर N1F1T1 प्लस N2F2T2 ओपन N1F1 प्लस N2F2 ये आ रहा है। लेकिन जो कैलोरीमेट्री का चैप्टर होगा उसमें हम गैसेस को नहीं, सॉलिड्स या लिक्विड को मिक्स करेंगे। और ध्यान रखना कि अगर सॉलिड या लिक्विड को मिक्स करें तब भी कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला यही इसी टाइप का आता है, बस N1F1 की जगह M1S1 आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैलोरीमेट्री में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया है। जैसे मान लेते हैं कोई गर्म लोहे का गोला है जिसका मास M1 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, और उसको ठंडे पानी में डाल दिया जिसका मास M2 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है। तो इनको भी मिक्स करेंगे तो हीट एक्सचेंज होगी और तब तक होगी जब तक कि टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो इसमें भी कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला इसी टाइप का आएगा। तो याद रखना कि अगर सॉलिड या लिक्विड को मिक्स किया हो तो कॉमन टेम्परेचर N1F1 की जगह क्या आएगा M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपन M1S1 प्लस M2S2। तो वैसे तो कैलोरीमेट्री में पढ़ोगे, चिंता मत करना, है ना, कैलोरीमेट्री में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैंने रिजल्ट की फॉर्म में तुमको बता दिया है। तो ध्यान रखना कि गैसेस को मिक्स करें तो कॉमन टेम्परेचर N1F1T1 प्लस N2F2T2 ओपन N1F1 प्लस M2F2, और अगर उसकी जगह सॉलिड या लिक्विड को मिक्स करें तो N1F1 की जगह M1S1 आएगा। तो तब सॉलिड या लिक्विड को मिक्स करें तब कॉमन टेम्परेचर M1S1T1 प्लस M2S2T2 ओपन M1S1 प्लस M2S2। तो कैलोरीमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने बता दिया। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से तो हमने इसका कॉमन टेम्परेचर निकाल लिया। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से इस पूरे मिक्सचर का फाइनल या कॉमन टेम्परेचर तो 200 केल्विन आ गया। अब हमको कॉमन प्रेशर निकालना है। ये तो मैंने क्लियरली बताया था कि कॉमन टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से या इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और अगर कॉमन प्रेशर पूछे तो उसके लिए मोल कंजर्वेशन लगाएंगे। तो हमको अच्छे पता है कि इस बार कंटेनर से थोड़ी सी भी गैस लीक भी नहीं हो रही है, गैस भरी भी नहीं जा रही है, और हीलियम और ऑक्सीजन के बीच कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो सकती है, इसलिए इस बार नंबर ऑफ मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। बस कॉमन प्रेशर के लिए मोल कंजर्वेशन लगाएंगे, मतलब पूरे सिस्टम, है ना, पूरे सिस्टम का एन टोटल इनिशियल इक्वल टू एन टोटल फाइनल, मतलब पूरे सिस्टम में जितने मोल्स शुरू में होंगे उतने ही मोल्स बाद में होंगे ना। इस पूरे सिस्टम में एन टोटल इनिशियल इक्वल टू एन टोटल फाइनल। चलो पहले इनिशियल मोल देखते हैं। तो तुम बताओ कि इनिशियली इस कंटेनर में हीलियम भरा था जिसके नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, और इस कंटेनर में केवल ऑक्सीजन भरा था जिसके नंबर ऑफ मोल्स 1 थे।
तो n टोटल इनिशियल तो 2 + 1 मतलब 3 इक्वल टू n टोटल फाइनल। देखो फाइनली गैसेस बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई हैं मतलब फाइनल इस सब जगह टेम्परेचर भी सेम हो गया और प्रेशर भी सेम हो गया है। तो वैसे तो फाइनल मोल एक साथ निकाल सकते हैं, है ना? तुम बताओ कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो n इक्वल टू कितना होगा पीवी ओपन आरटी। तो ध्यान रखना कि फाइनली गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई हैं, सब जगह टेम्परेचर भी सेम हो गया और प्रेशर भी सेम हो गया है। तो वैसे तो फाइनली, है ना, वैसे तो फाइनली पूरे सिस्टम में मोल एक साथ निकाल सकते हैं। P कॉमन V टोटल ओपन RT कॉमन ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं हो तो मूर्खों टाइप से इस कंटेनर में मोल्स अलग निकालो और इसमें अलग निकालो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलो फाइनली इस कंटेनर में मोल्स कितने होंगे पीवी ओपन आरटी, तो P की जगह P कॉमन, V इस कंटेनर का वॉल्यूम V1 ओपन R और T की जगह T कॉमन, और फाइनली इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो भी PV ओपन RT। तो P की जगह P कॉमन, V की जगह इस कंटेनर का वॉल्यूम V2 ओपन R और T की जगह T कॉमन, है ना? लेकिन ये थोड़ी सी मूर्खता की, है ना, ध्यान रखना। अब मूर्खता नहीं करेंगे, है ना? तो तुम खुद बताओ कि फाइनली दोनों कंटेनर में गैस का यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया है ना। तो फाइनली सब जगह टेम्परेचर भी सेम हो गया और प्रेशर भी सेम हो गया है तो फाइनली इस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ मोल एक साथ निकाल सकते थे। तो फाइनली इस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, P कॉमन V टोटल ओपन RT कॉमन। तो आगे अगर है तो फाइनली मोल हम डायरेक्ट निकालेंगे, कितना होगा PV ओपन RT ना, तो P की जगह P कॉमन, V की जगह V टोटल V1 प्लस V2 अपन RT कॉमन डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। तो बस मोल कंजर्वेशन ये बन गया कि पूरे सिस्टम पर इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल। इनिशियली इसमें हीलियम है जिसके नंबर ऑफ मोल 2 और इसके 1, तो बताओ इनिशियली टोटल मोल 2 + 1 मतलब 3 इक्वल टू फाइनल मोल। तो फाइनली दोनों कंटेनर में गैसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर फैल गया है, तो फाइनली दोनों में मोल्स एक साथ निकाल सकते हैं। तो फाइनली पूरे सिस्टम में टोटल मोल्स कितने होंगे, P कॉमन V टोटल मतलब V1 प्लस V2 ओपन RT कॉमन वैल्यू रखते हैं। तो बता इनिशियली तो मोल 2 + 1 मतलब 3 इक्वल टू फाइनली मोल्स P कॉमन निकालना है, V टोटल V1 प्लस V2, तो V1 भी 1 मीटर क्यूब और V2 भी 1 मीटर क्यूब, तो V टोटल कितना हो गया 2 मीटर क्यूब अपन R। तो R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.4 हमको दी होगी, और T कॉमन इनका कॉमन टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन। तो इसको सॉल्व करके तुम P कॉमन निकाल सकते हो, है ना। बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, है ना। सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो P कॉमन तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 840 इंटू 3, मल्टीप्लाई करोगे तो P कॉमन तुम्हारे पास 2520 पास्कल ये आ गया। तो ध्यान रखना अभी मैंने इतना सारा एनालिसिस किया, लेकिन आगे डायरेक्ट करेंगे कि कभी ऐसे गैसेस के मिक्सिंग के क्वेश्चन हो, बस कॉमन टेम्परेचर के लिए तो इंटर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, या फिर ज्यादा चालाक होते सेंट्रोमास के टाइप का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो इससे कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, और कॉमन प्रेशर के लिए मोल कंजर्वेशन लगा देना। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरा कंप्लीट कर लिया, और केटीजी में हमने गैस की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से स्टडी कर ली। तो चलो अब इस चैप्टर के मेन पार्ट हम, है ना, अब इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आ सकते हैं। तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स इसको स्टडी करते हैं, है ना। और ध्यान रखना कि इस थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली चीज हमको देखनी है कि अगर गैस को हम हीट दें तो वो कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस काम में आएगी, वो देखना है। ठीक है, तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से ही सोच सकता है ना, स्मार्ट पर्सन फीलिंग से ही सोच सकता है। बताओ सॉलिड और लिक्विड को तुम जितनी भी हीट दोगे, ऑलमोस्ट सारी की सारी हीट टेम्परेचर को ही बढ़ाने में जाएगी, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का एक्सपेंशन तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है लेकिन सोच के बताओ कि अगर गैस को तुम हीट दो, तो ध्यान रखना कि गैस को अगर हीट देंगे तो एक नहीं दो काम करेगी। ठीक, गैस को जितनी भी हीट दोगे, कुछ हीट तो टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी, और कुछ हीट एक्सपेंशन करने में भी खर्च होगी, मतलब वर्क करने में भी खर्च होगी। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं ठीक है ना। वही थर्मोडायनेमिक्स में हमको, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको देखना है कि अगर गैस को हम डीक्यू हीट दें तो कहाँ कहाँ जाएगी वो देखना है ना।
तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको देखना है कि अगर गैस को DQ हीट दे तो कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस काम आएगी वो देखना है। तो अब अभी देख चुके हैं है ना, हमको अच्छे पता है कि अगर गैस को अगर हीट दें तो वो एक नहीं दो काम करेगी। तो बोल सकते हैं कि गैस को अगर DQ हीट दें तो उसमें कुछ हीट तो टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगी, है ना। देख चुके हैं कि गैस को अगर DQ हीट दें तो उसमें कुछ हीट तो टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। और इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है वो पहले देख चुके हैं, हमको पता है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी NF/2 और T होती है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, NF/2 और dt। तो बस गैस को अगर हम DQ हीट दें तो उसमें इतनी हीट तो टेम्परेचर को बढ़ाने में जाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। और साथ में कुछ हीट एक्सपेंशन करने में खर्च होगी, मतलब वर्क करने में खर्च होगी, है ना। तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि गैस को अगर DQ हीट दें तो उसमें कुछ हीट तो टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी और कुछ हीट एक्सपेंशन करने में खर्च होगी, मतलब वर्क करने में खर्च होगी। तो देखो ये इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट तो हमने KTG में डिटेल में पढ़ लिया था। तो अब हम वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं, है ना। इंटरनल वाला पार्ट KTG में हमने सारा पढ़ लिया था बस। अब हम वर्क पर कंसंट्रेट करते हैं, मतलब गैस कितना वर्क करती है या गैस एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वर्क कैसे करती है वो देखते हैं, है ना। तो उसके लिए सिंपल सा केस दे रहा हूँ, कोई कंटेनर है उसमें गैस भरी हुई है और चलो गैस एक्सपेंड हो पाए उसके लिए हमने कोई पिस्टन लगा दिया है ना। बिल्कुल कॉमन केस कि कंटेनर में गैस भरी है और गैस एक्सपेंड हो पाए उसके लिए पिस्टन लगा दिया। तो बस देखते हैं कि गैस वर्क कैसे करती है वो देखते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि गैस भी एक टाइप का फ्लूइड होता है। हमको अच्छे पता है कि गैस भी एक टाइप का फ्लूइड होता है। तो बाकी फ्लूइड के सिमिलर गैस भी अपने कांटेक्ट में आने वाले पिस्टन को धक्का देगी, है ना। और चलो मान लेते हैं गैस का प्रेशर P है और पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो गैस इस पिस्टन पर धक्का देने वाला फोर्स लगाएगी और कितना लगाएगी, P into A बोल सकते हैं। जो गैस है वो पिस्टन पर धक्का देने वाला फोर्स लगाएगी और कितना लगाएगी, P into A। अब बताओ इस फोर्स के कारण पिस्टन डिस्प्लेस भी हो सकता है ना। तो चलो मान लेते हैं इस फोर्स के कारण पिस्टन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। तो बस अब तुम आराम से बताओ है ना, तुम आराम से बताओ कि गैस पिस्टन पर धक्का देने वाला फोर्स भी लगा रही है और साथ में पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है मतलब कंफर्म है कि गैस वर्क भी कर रही होगी। और तुम आराम से बताओ कि गैस पिस्टन पर धक्का देने वाला फोर्स कितना लगा रही है, P into A, और पिस्टन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। तो बताओ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग वर्क डन बाय गैस, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग गैस का वर्क डन कितना होगा, सिंपली गैस का लगाया गया फोर्स इनटू पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ गैस का लगाया गया फोर्स तो कितना है, Pa इनटू पिस्टन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। तो बस हम बोल सकते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग गैस का किया गया स्मॉल वर्क डन कितना होगा, Pa dx। अब इसमें A dx को देखते हैं तो बताओ A तो पिस्टन का क्रॉस से है ना, A तो पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx पिस्टन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ A इंटू dx क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज डी वॉल्यूम। तो बताने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझ सकते हो। ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया और dx पिस्टन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ A इंटू dx क्या होगा, वॉल्यूम में स्मॉल चेंज डी वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो बस इससे हम बोल सकते हैं कि गैस का किया गया स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, P डी वॉल्यूम, मतलब P dV इतना हो गया है। तो बोल सकते हैं कि गैस का स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, P dV। तो बस बताओ गैस का स्मॉल वर्क डन P dV है तो गैस का टोटल वर्क डन इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन P dV है। तो ध्यान रखना कि आगे ये क्या होगा, है ना। तो ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से इतना डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए कि गैस पिस्टन पर धक्का देने वाला फोर्स भी लगा रही है और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब गैस वर्क भी कर रही है। और हमको डायरेक्ट ध्यान में रखना है
कि गैस का स्मॉल वर्क डन तो कितना होता है पीडीवी, और गैस का टोटल वर्क डन कितना होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। मतलब बोल सकते हैं कि प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। और तुम कंपेरेटिवली याद रखना, ठीक है ना। आगे कंपेरेटिवली याद रखना कि मैकेनिक्स में किसी फोर्स का वर्क डन तो इंटीग्रेशन एफ डी एस होता था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में गैस का वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डी एस की जगह इंटीग्रेशन पीडीवी होगा, ठीक है। अब ठीक है, एक और चीज अच्छे ध्यान रखना कि ये जो वर्क निकाल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वर्क डन बाय गैस, वही निकाला था ना। तो ध्यान रखना कि ये जो वर्क निकाला है वो इसको परफेक्ट शब्दों में क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि फिजिक्स में तो हमेशा हम किसी फोर्स का वर्क डन निकालने पे कंसंट्रेट करते हैं। इससे ध्यान रखना कि फिजिक्स में तो हमेशा हम वर्क डन बाय गैस ही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में तुम वर्क डन ऑन द गैस निकालते हो, है। तो ध्यान रखना, कंपेरेटिव याद रखना कि फिजिक्स में तो हमेशा हम वर्क डन बाय गैस ही निकालते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में तुम वर्क डन ऑन गैस निकालते हो। ये तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि बताओ, वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन पीडीवी है, तो वर्क डन ऑन गैस इसका उल्टा होगा माइनस इंटीग्रेशन पीडीवी, ये होगा, ठीक है। तो ये चीज आगे नहीं बताऊंगा, याद रखना कि केमिस्ट्री में भले तुम वर्क डन ऑन द गैस निकालते हो, लेकिन फिजिक्स में हमेशा हम वर्क डन बाय गैस निकालेंगे, और वर्क डन बाय गैस तो सिंपली इंटीग्रेशन पीडीवी, मतलब प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। हाँ बच्चों, अभी हमने वर्क डन बाय गैस का कंसेप्ट पढ़ा, तो अब इसी का एक नॉर्मल टाइप का एग्जांपल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन की स्किल पता चल जाए। तो ध्यान से देखना, देखो हमको दे रखा है कि कोई आइडियल गैस है, उसको हम एक्सपेंड करा रहे हैं और उसमें अजीब टाइप का प्रोसेस करा रहे हैं, ऐसा प्रोसेस करा रहे हैं जिसके P और V में रिलेशन P इक्वल टू 4V प्लस 3V स्क्वायर है। और मैंने बताया था कि ऐसी जो अजीब टाइप की इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस इक्वेशन। तो इस बार प्रोसेस इक्वेशन ये है। अब देखो, इस प्रोसेस के थ्रू गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं और इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से बढ़ा करके 2 मीटर क्यूब कर रहे हैं। तो हमको देखना है कि इस ड्यूरिंग वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो हमको बहुत अच्छे पता है ना, अभी पढ़ा था तो हमको बहुत अच्छे पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय गैस कितना होता है, सिंपली इंटीग्रेशन पीडीवी, है ना। तो इस बार भी वर्क डन बाय गैस कितना होगा, सिंपली इंटीग्रेशन पी, पी की जगह तो क्या लिख देंगे 4v प्लस 3v स्क्वायर इंटू डीवी, तो बस वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन पीडीवी, तो पी की जगह 4v प्लस 3v स्क्वायर इंटू डीवी। और लिमिट रखते हैं, तो होता है इसको कहां से कहां तक एक्सपेंड करा रहे हैं, 1 मीटर से 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब तक एक्सपेंड करा रहे हैं। तो लिमिट v इक्वल टू 1 मीटर क्यूब से v इक्वल टू 2। बस वर्क डन बाय गैस के लिए हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहली टर्म 4v dv, तो इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर, और v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, फिर 2v स्क्वायर आ गया, प्लस दूसरी टर्म 3v स्क्वायर dv, तो इसमें 3 कांस्टेंट है बाहर, और v की पावर 2 dv का इंटीग्रेशन v क्यूब बाय 3, तो ये v क्यूब आ गया। और लिमिट रख देते हैं, लिमिट v इक्वल टू 1 से v इक्वल टू 2। चलो लिमिट रख सकते हैं ना, बस लिमिट रख देते हैं। ये तो लिमिट कैसे रखेंगे, वही पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। चलो अपर लिमिट पे v की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया 8, प्लस 2 क्यूब कितना हो गया 8, ये तो अपर लिमिट रख दी। माइनस फिर लोअर लिमिट में v की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक। बस वर्क डन बाय गैस कितना आ गया 16 माइनस 3 मतलब 13 जूल, वर्क डन बाय गैस इतना आ गया। और हमको पता है ना, मैंने क्लियरली बताया था कि फिजिक्स में हमेशा हम वर्क डन बाय गैस ही निकालते हैं। तो वर्क डन बाय गैस हमारे पास प्लस 13 जूल, ये आंसर आ गया, ठीक। अब अगर कोई पर्सन, कोई मूर्ख पर्सन वर्क डन ऑन गैस पूछे, बताओ वर्क डन बाय गैस
प्लस 13 जूल है, तो ऑब्वियसली वर्क डन ऑन द गैस उसका उल्टा होगा, माइनस 13 जूल, वो तुम खुद सोच सकते हो। हाँ बच्चों देखो, कोई थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन इंटरनल को तो हमने केटीजी में पढ़ लिया था, तब वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं, वर्क के सारे कंसेप्ट देख लेते हैं। ये तो पहला कंसेप्ट तो देख लिया कि वर्क डन बाय गैस बेसिकली इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो तुमने देखा होगा कि कई बार वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है और कई बार वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, वो देख लेते हैं, है ना। तो चलो इसमें हम दो केस लेते हैं। पहले केस में मान लेते हैं कि गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब वर्क डन बाय गैस कैसा होगा वो देखता है। ठीक, तो चलो उसके लिए भी वही कॉमन टाइप का केस लेते हैं। ये कोई सिलेंडर, कोई कंटेनर, उसमें गैस भरी है, गैस एक्सपेंड हो पाए उसके लिए हमने पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। अब हमको अच्छे पता है कि गैस पिस्टन पर फोर्स तो हमेशा धक्का देने वाला ही लगाएगी, है ना। हमको अच्छे पता है कि गैस एक टाइप की फ्लूइड होती है और फ्लूइड अपने कांटेक्ट में आने वाले हर एक सरफेस को धक्का ही देता है। ये तो हमको अच्छे पता है कि गैस इस पिस्टन पर फोर्स तो हमेशा धक्का देने वाला लगाएगी, मतलब आगे की ओर लगाएगी। और देखो इस बार हम मान रहे हैं कि गैस एक का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो तब गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि गैस पिस्टन पर फोर्स तो हमेशा धक्का देने वाला, मतलब आगे की ओर ही लगाएगी, और इस बार गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है। तो तुम बताओ कि गैस पिस्टन पर फोर्स भी आगे की ओर लगा रही है और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर है, मतलब इस बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। और मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो बता इस बार वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि कभी भी गैस एक्सपेंड हो तो गैस का लगाया गया फोर्स भी आगे और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी आगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस बार गैस का वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि आगे इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। देखो अभी तो इसको लॉजिकली देखा, लेकिन कोई चाहे तो इसको मैथमेटिकली भी देख सकता है, ठीक है ना। मैथमेटिकली ऐसे देख सकते हो कि बताओ स्मॉल वर्क डन बाय गैस कितना होता था, पीडीवी होता था ना। तो तुम बताओ कि इस बार गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि कभी भी कोई, है ना, कभी वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो डीवी पॉजिटिव होगा, है ना। मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि अगर एक्स बढ़ रहा हो तो डीएक्स पॉजिटिव होता है और एक्स घट रहा हो तो डीएक्स नेगेटिव होता है। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डीवी पॉजिटिव होगा, डीवी पॉजिटिव होगा तो गैस का वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अब ये सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। चलो अब अगला केस लेते हैं। अब मान लेते हैं कि गैस को एनीहाउ हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब गैस का वॉल्यूम घट रहा है। अब वर्क डन बाय गैस कैसा होगा वो देखना है हमको, ठीक। ये तो हमको अच्छे पता है कि गैस पिस्टन पर फोर्स तो हमेशा धक्का देने वाला ही लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमको पता है कि गैस पिस्टन पर फोर्स तो हमेशा धक्का देने वाला लगाएगी, मतलब ये गैस जो पिस्टन पर फोर्स तो हमेशा धक्का देने वाला, मतलब आगे की ओर ही लगाएगी। लेकिन इस बार गैस कंप्रेस हो रही है, मतलब इसका वॉल्यूम घट रहा है, तो मतलब वॉल्यूम घट रहा है, मतलब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर हो रहा है। तो बस तुम आराम से बताओ कि गैस पिस्टन पर फोर्स तो हमेशा धक्का देने वाला, मतलब आगे की ओर ही लगाएगी, लेकिन इस बार गैस कंप्रेस हो रही है, मतलब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर है। तो बताओ इस बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और वर्क और एनर्जी में पढ़ा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ अब गैस का वर्क डन नेगेटिव होगा, है ना। अब कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि गैस पिस्टन पर फोर्स तो धक्का देने और आगे की ओर लगा रही है, फिर पिस्टन पीछे की ओर डिस्प्लेस कैसे हो रहा है। ये तो ध्यान रखना कि इकलौता यही फोर्स नहीं, और भी फोर्स लग सकते हैं, है ना। हो सकता है कि अपनी ओर से हम पीछे की ओर फोर्स लगा रहे हो और वो गैस वाले फोर्स से भी ज्यादा हो, ये तो पिस्टन पीछे की ओर डिस्प्लेस हो सकता है ना। तो ध्यान रखना कि जहां भी हम वर्क डन की बात करते हैं, याद रखना कि
गैस के वर्क डन के हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं उसमें गैस तो पिस्टन पर फोर्स लगाती है, लेकिन हो सकता है कि बाहरी फोर्स भी लग रहा हो, लेकिन हमको केवल गैस के वर्क डन से मतलब है, ये जो बाहरी फोर्स है उसके वर्क डन से मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना कि गैस पिस्टन पर फोर्स हमेशा धक्का देने वाला आगे की ओर ही लगाएगी, लेकिन इस बार गैस कंप्रेस हो रही है मतलब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर है। वर्क और है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस बार वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। इसको अभी ऐसे किया, बाकी तुम चाहो तो इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो। ये तो हमने पढ़ा था कि गैस का स्मॉल वर्क डन पीडीवी होता है। तो बताओ इस बार गैस कंप्रेस हो रही है मतलब वॉल्यूम घट रहा है, और मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम अगर घट रहा हो तो डीवी नेगेटिव होगा, डीवी नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा, है ना। तो देखो अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से पूरा सॉरी, अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इतना सारा डिटेल रामायण याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज ध्यान रखना, है ना। आगे एक ही चीज ध्यान रखना कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली वॉल्यूम पे। तो ये ध्यान रखना कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव या नेगेटिव होना ओनली एंड ओनली वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो कभी भी गैस एक्सपेंड हो रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, और कभी भी गैस कंप्रेस हो रही है मतलब वॉल्यूम घट रहा हो तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। हाँ बच्चों देखो अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें तो हमको प्रेशर और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दे रखा था, इससे इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल लेते थे। लेकिन कई बार हमको प्रेशर और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन नहीं दिया होता, उसकी जगह हमको पीवी का ग्राफ दिया होता है। तो पीवी के ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये तो ध्यान से देखना। इस बार भी मान लेते हैं कि इस बार ही मान लेते हैं कि गैस में कोई अजीब टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, तो इस बार गैस में कोई अजीब टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं, और इस बार उस प्रोसेस के लिए पी और वी में रिलेशन नहीं दे रखा है, उसकी जगह उस प्रोसेस के लिए पी और वी का ग्राफ दे रखा है। ये तो वही कोई अजीब टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं, इस बार उस प्रोसेस में पी और वी में रिलेशन देने की जगह पी और वी का ग्राफ दे रखा है। तो बस हमको देखना है कि गैस यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हो रही है ना, तो बस यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन के ड्यूरिंग इस बार वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है ना। तो हमको अच्छे पता है कि वर्क डन बाय गैस बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। और बताओ इंटीग्रेशन पीडीवी को ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया, है ना। मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप और इंटीग्रेशन मतलब एरिया। बस कह सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, और इंटीग्रेशन पीडीवी को ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया, क्या मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ। बस, है ना। वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन पीडीवी जिसको ग्राफिकली हम पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया बोल सकते हैं। बस हम सिंपली पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे, और पीवी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज तुम देखना, नहीं तो हमको अच्छे पता है कि वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन पीडीवी होता है जिसको ग्राफिकली हम पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया बोलते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन पीडीवी जो है वो पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया तो होगा, लेकिन इसके साथ वी एक्सिस के साथ, है ना। तुमने मैथमेटिकल टूल में, ये मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा तुमने कि इंटीग्रेशन वाई डीएक्स, वाई एक्स ग्राफ का एरिया तो होता है लेकिन एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो वैसे ही, है ना, वैसे ही वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, मतलब इसको पीवी ग्राफ का एरिया तो बोल सकते हैं, लेकिन किसके साथ, वी एक्सिस के साथ। या परफेक्ट शब्दों में बोले तो ये क्या होगा, पीवी ग्राफ और वी एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया, है। तो ध्यान रखना कि वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी होता है मतलब पीवी ग्राफ का एरिया वी एक्सिस के साथ। या इसको परफेक्ट शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन पीडीवी क्या होगा, पीवी ग्राफ और वी एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया या घिरा हुआ एरिया। इसको परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि एरिया बाउंडेड बिटवीन पीवी ग्राफ एंड वी एक्सिस। ये देख लिया ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे हमको पीवी का ग्राफ ऐसे दे रखा है, वर्क डन निकालना है तो बताओ वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया होगा लेकिन वी एक्सिस के साथ। अभी वी एक्सिस इधर है तो वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया वी एक्सिस के साथ ये होगा लेकिन कई बार क्या होता है
है ना। कई बार हमको क्या दिया था, ये v और ये p एक्सिस, इस बार कोई प्रोसेस की ग्राफ ऐसा दे रखा है, बस इस बार भी वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया होगा, लेकिन v एक्सिस के साथ होगा, मतलब वर्क डन के लिए ये वाला एरिया लेंगे, है ना। परफेक्ट शब्दों में बोले तो पीवी ग्राफ और v एक्सिस के बीच घिरा हुआ एरिया ये लेंगे। चलो और आगे बढ़ रहा हूँ। तो इतना तो हमने देख लिया कि वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, जिसको ग्राफिकली पीवी ग्राफ का एरिया बोलते हैं। अब ध्यान रखना कि इस पीवी ग्राफ के एरिया से तो हम वर्क का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस निकालते हैं, है ना। तो इस पीवी ग्राफ के एरिया से तो हम वर्क का मॉड्यूलस निकालते हैं, बाकी प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करेंगे। तो तुम बताओ कि अगर एरो आगे की ओर हो, तुम बताओ कि अगर एरो आगे की ओर हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा मतलब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि पीवी ग्राफ के एरिया से वर्क डन का मॉड्यूलस निकालते हैं, प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करते हैं। तो ध्यान रखना कि इसमें एरो आगे की ओर दे रखा हो, तो एरो आगे की ओर दे रखा हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। और अगर एरो पीछे की ओर दिया हो, है ना, इसमें एरो पीछे की ओर दे रखा हो तो वॉल्यूम घट रहा होगा, तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा, वो सोच सकते हो। चलो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन की स्किल पता चले। हाँ बच्चों, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। तो देखो इस बार भी कोई गैस, इस बार भी किसी गैस में अजीब टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं, और इस बार भी उस प्रोसेस के लिए P और V में रिलेशन नहीं दे रखा, उसकी जगह P और V का ग्राफ दे रखा है। मतलब पहले प्रेशर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है। तो उस प्रोसेस के लिए हमको P और V का ग्राफ दे रखा है। बस हमको पूछा है कि गैस 1 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब तक एक्सपेंड हो रही है ना, तो इस एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है ना। बस हमको अच्छे पता है, फिर हमको अच्छे पता है कि वर्क डन बाय गैस बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी, और इंटीग्रेशन पीडीवी को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ का एरिया, है ना। वही वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी, जिसको ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया। बस हम सिंपली पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे, और पीवी ग्राफ के जो नीचे का एरिया है वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है, पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब पीवी ग्राफ और वी एक्सिस के बीच घिरा हुआ एरिया। तो बस पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया निकालते हैं वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो एरिया को टुकड़ों टुकड़ों में निकालते हैं ना। पहले चलो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, है ना। तुम आराम से बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का रीजन ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया हाफ sum of parallel lines into distance between parallel lines, तो half sum of parallel lines 10 plus 20 30 into distance between parallel lines 1 तो ये एरिया कितना हो गया, 15 इतना हो गया। चलो ये वाला एरिया निकालते हैं। तो ये रीजन ट्राइंगुलर है, सॉरी रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ तो कितनी है 1 इंटू विड्थ कितनी है 20, तो एरिया 20 आ गया। फिर ये वाला एरिया निकालते हैं तो ये भी ट्रिपेजियम है, इसका एरिया भी हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस 20 और 10 30 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 1, तो ये 15 इतना हो गया। बस आराम से बताओ कि ये एरिया 15, ये 20 और ये 15, तो बताओ पीवी ग्राफ, है ना, पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया कितना हो गया, 15 प्लस 20 प्लस 15 मतलब कितना हो गया 50, है। तो पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया 50 हो गया तो उस पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया 50 हो गया, तो वर्क डन बाय गैस भी 50 होगा। ठीक है, अब मैंने चमका कर बताया था कि पीवी ग्राफ के एरिया से तो वर्क डन का केवल मॉडुलस निकालते हैं, बाकी प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करेंगे। बस तुम देखते ही बताओ कि इसमें एरो आगे की ओर है, और बताओ एरो आगे की ओर है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, प्लस 50 होगा। बाकी सेम क्वेश्चन में अगर एरो पीछे की ओर दिया होता एरो पीछे की ओर दिया होता तो वॉल्यूम घट रहा होता, तो वर्क डन का मॉडुलस तो 50 होता, लेकिन साइन के साथ -50 लिखते, बाकी इस बार +50 होगा। ठीक है, अब देखो यूनिट भी देख सकते हो, है ना इसकी यूनिट भी देख सकते हो। तो हमको अच्छे पता है
है ना, हमको अच्छे पता है कि एरिया बेसिकली लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो लेंथ में वॉल्यूम है जिसकी यूनिट मीटर क्यूब है, और विड्थ में प्रेशर है जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो बता एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब सॉल्व करेंगे तो एरिया की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं। तो बस वर्क डन प्लस 50 जूल, ये आ गया। इसमें कई लोग बेवकूफी करते हैं कई लोग वर्क डन पूछे तो मूर्खों टाइप से इतना सही एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने चमका कर बताया था कि वर्क डन पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया, तो उसके लिए पीवी ग्राफ का एरिया निकालेंगे, लेकिन कहां तक, पूरे वी एक्सिस तक ये पूरा एरिया निकालेंगे। हाँ बच्चों, इसमें एक छोटी चीज और समझ सकते हो। इसमें नॉर्मली तो हमको वर्क डन बाय गैस पूछता है प्लस 50 है। अगर कोई मूर्ख पूछे कि वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा, तो वो ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, मतलब -50 होगा। चलो, इसमें एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो इसमें भी हमको दे रखा है कि गैस में कोई अजीब टाइप का प्रोसेस करा रहे हैं, और इस बार प्रोसेस के लिए P वर्सेस V का ग्राफ देने की जगह उल्टा V वर्सेस P का ग्राफ दे रखा है ना। इस बार ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ये सारे पॉइंट भी दे रखे हैं तो बस हमको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें वर्क डन बाय गैस कितना होगा, वो देखना है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो। चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा, एक बार देख लेना। ठीक है, वही गैस में कोई प्रोसेस कर रहे हैं जिसके लिए V वर्सेस P का ग्राफ ऐसा दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हो रहा है उसमें वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है ना। तो हमको अच्छे पता है कि वर्क डन बाय हमको अच्छे पता है कि वर्क डन बाय गैस बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डीवी। और इंटीग्रेशन पी डीवी को ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया लेकिन चमका करके मैंने बताया था कि वर्क डन इंटीग्रेशन पी डीवी होता है। इसको पीवी ग्राफ का एरिया तो बोल सकते हैं, लेकिन किसके साथ, वी एक्सिस के साथ। है तो ध्यान रखना कि वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया तो होता है लेकिन वी एक्सिस के साथ। तो ध्यान रखना कि अभी तक तो वी एक्सिस इधर था ना, लेकिन इस बार वी एक्सिस इधर है। तो इस बार वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया हो, इस बार वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया तो होगा, लेकिन इस वी एक्सिस के साथ। या परफेक्ट शब्दों में बोले तो वर्क डन क्या होगा, पीवी ग्राफ और वी एक्सिस के बीच घिरा हुआ एरिया, मतलब ये वाला एरिया लेना होगा। तो ध्यान रखना कि इसी क्वेश्चन में अगर v इधर होता तब तो वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया v एक्सिस के साथ ये लेते हैं, लेकिन इस बार v एक्सिस इधर है तो इस बार वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया v एक्सिस के साथ, मतलब ये वाला एरिया लेंगे, है ना। ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ पीवी ग्राफ और v एक्सिस के बीच जो बाउंडेड रीजन है वो ट्रिपेजियम में, मतलब समलम चतुर्भुज है। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ये 4 + 7 मतलब कितना हो गया, 11 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 10। से सॉल्व करेंगे तो 55, है ना। बस बताओ पीवी ग्राफ का एरिया वी एक्सिस के साथ, बस पीवी ग्राफ और वी एक्सिस के बाउंडेड एरिया 55 आ गया तो वर्क डन का वैल्यू भी 55 आ गया। अब मैंने चमका कर बताया था कि इस एरिया से तो वर्क डन का मॉडुलस निकालते हैं, प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करेंगे तो बताओ साइन के साथ प्लस या माइनस, माइनस आएगा। फिर तुम खुद बताओ कि इसमें वी एक्सिस इधर है यार, तुम खुद बताओ कि इस बार एरो नीचे जा रहा है, और एरो नीचे जा रहा है मतलब इस बार वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, इससे वर्क डन नेगेटिव होगा, -55 जूल होगा। चलो, इतना तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि फिजिक्स में तो हमेशा वर्क डन बाय गैस ही निकालते हैं, ये तो -55 है। अगर कोई वर्क डन ऑन द गैस पूछे तो वो ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, मतलब +55 जूल होगा। इतना तुम समझ सकते हो। हाँ, देखो बच्चों, अभी हमने वर्क डन बाय गैस निकालना पूरा कंप्लीटली देख लिया। ये तो ध्यान रखना कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट हमने केटीजी में पढ़ लिया था, और वर्क डन बाय गैस निकालना हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ लिया। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो मेन पार्ट पे आते हैं अब हम।
थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, या हिंदी में ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। देखो अभी हमने देखा था, है ना, अभी हमने देखा था कि गैस को अगर DQ हीट दें तो कुछ हीट तो वर्क डन करने में खर्च होती है और कुछ हीट टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होती है। तो ध्यान रखना कि अभी हमने पढ़ा था कि गैस को अगर DQ हीट दें तो उसमें कुछ हीट तो एक्सपेंशन करने में, मतलब वर्क करने में खर्च होती है, और कुछ हीट गैस का टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होती है। और बस यही जो लॉ होता है उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मतलब गैस को जितनी भी हीट देंगे कुछ वर्क करने में और कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। देखो ये तो हमने चित्र की फॉर्म में लिखा है, इसी को हम सिस्टमेटिक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि गैस को अगर DQ हीट दें तो कुछ हीट तो एक्सपेंशन, मतलब वर्क करने में खर्च होगी DW, और कुछ हीट टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी DU। बस बोल सकते हैं कि गैस को DQ हीट दें तो कुछ तो वर्क डन में जाएगी और कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी, मतलब DQ इक्वल टू DW प्लस DU। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक स्टेटमेंट ये होता है कि DQ इक्वल टू DW प्लस DU। अब देखो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये तो हर किसी के लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस सभी के लिए वैलिड है। लेकिन इस थर्मोडायनेमिक्स में हम केवल आइडियल गैस को स्टडी करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि आइडियल गैस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे सिंप्लीफाइड होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होगा, DQ इक्वल टू DW प्लस DU। तो बताओ DW मतलब स्मॉल वर्क डन बाय गैस को हम क्या लिख सकते हैं, PdV। और अब DU देखना है तो हमको पता है कि आइडियल गैस के लिए स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, NF/2RdT। है तो ध्यान रखना, आइडियल गैस के लिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो आइडियल गैस के लिए सॉरी आइडियल गैस के लिए DQ इक्वल टू DW को हम क्या लिख सकते हैं, PdV, और DU को हम क्या लिख सकते हैं, NF/2RdT। तो आइडियल गैस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हो गया। अब देखो ध्यान रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक इक्वेशन है तो सही, लेकिन ये स्मॉल चेंज के लिए। तुम बताओ DQ गैस को दी गई स्मॉल हीट, DW गैस का स्मॉल वर्क डन, और DU गैस की स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ध्यान रखना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन ये स्मॉल चेंज के लिए। अब हमको टोटल चेंज की इक्वेशन देखनी है, मतलब टोटल हीट गिवन, टोटल वर्क डन बाय गैस और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी में रिलेशन देखना है। बस टोटल चेंज की इक्वेशन देखनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो वही कि टोटल चेंज की इक्वेशन देखनी है तो उसके लिए हम दोनों इंटीग्रेशन करते हैं। तो तुम बताओ, ये तो बताओ कि DQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, गैस को दी गई टोटल हीट गिवन, है ना। वही कि DQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो गैस को दी गई टोटल हीट गिवन आएगा इक्वल टू PdV का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन PdV, और इंटीग्रेशन PdV क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय गैस प्लस इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो तुम बताओ n कांस्टेंट है बाहर, F/2R भी कांस्टेंट है बाहर, तो सब बाहर निकल गए तो बचा ओनली इंटीग्रेशन dt। और तुम बताओ कि ओनली dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। और बताओ अपर लिमिट रखेंगे तो t फाइनल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो t इनिशियल। और बताओ T फाइनल माइनस T इनिशियल को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। है तो ध्यान रखना कि स्मॉल चेंज की इक्वेशन थी, इसको टोटल चेंज की इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों इंटीग्रेशन कर दिया। तो DQ का इंटीग्रेशन तो गैस को दी गई टोटल हीट गिवन, उसके बाद PdV का इंटीग्रेशन PdV मतलब गैस का टोटल वर्क डन, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो NF/2R कांस्टेंट है बाहर, बचा ओनली dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट रखेंगे तो t फाइनल माइनस t इनिशियल, जिसको टोटल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा t बोल सकते हैं, है ना। तो बस अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो बताओ ये क्या चीज है, गैस को दी गई टोटल हीट गिवन,
उसके बाद इंटीग्रेशन पीडीवी क्या होगा, गैस का टोटल वर्क डन। और बताओ NF/2 और डेल्टा टी क्या होगा, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बुक में ऐसे डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। हमको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल मतलब सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, तो उसको प्रॉफिट या इंक्रीज बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना कि इस पूरी चीज को बुक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बोलते हैं, हम लोग इसको ज्यादा परफेक्ट शब्दों में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या हो गई, गैस को दी गई टोटल हीट गिवन, इंटीग्रेशन पीडीवी क्या हो गया, गैस का टोटल वर्क डन, और NF/2 और डेल्टा टी क्या हो गया, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो गया। बस ध्यान रखना कि ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन थी और ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, बस एक ही डिफरेंस है, ये स्मॉल चेंज की इक्वेशन है और ये टोटल चेंज की इक्वेशन है। हाँ बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये भी है और इसको भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। ये स्मॉल चेंज की इक्वेशन है और ये टोटल चेंज की इक्वेशन है। इस टोटल चेंज की इक्वेशन का ज्यादा यूज होता है, ठीक है? बस हम है ना, बस हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग गैस को दी गई हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या हिंदी में बोले तो गैस को दी गई ऊष्मा बराबर गैस द्वारा किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, है ना। इन तीनों को मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसमें Q क्या है, टोटल हीट गिवन टू द गैस, उसके बाद W क्या है, टोटल वर्क डन बाय द गैस, और ये जो है ना डेल्टा यू क्या है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या ज्यादा परफेक्ट शब्दों में बोले तो टोटल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख ली। बस तुम अच्छे ध्यान रखना सॉरी, तुम अच्छे ध्यान रखना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, मतलब कहने का मतलब है कि अब थर्मोडायनेमिक्स के दरवाजे खुल गए, है ना। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बस तुम मान के चलना, ये तो मान के चलना कि अब थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें तुमको कोई भी प्रोसेस पकड़ा देगा और पूछेगा कि इसमें हीट गिवन टू द गैस कितना होगा, वो देखना है ना। ध्यान रखना कि कोई प्रोसेस तुमको दे देगा और पूछेगा कि हीट गिवन टू द गैस कितना है, वो पूछेगा, बस मान के चलना कि अब थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में करने का बस एक ही तरीका कि सबसे पहले हम वर्क डन बाय गैस निकालेंगे, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस निकालेंगे, ठीक है। तो मान के चलना कि अब थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन का बस एक ही तरीका कि पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस निकालेंगे। ये वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले वर्क डन, ये तो हमको अच्छे पता है कि अगर P और V का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो वर्क डन इंटीग्रेशन PdV से निकालेंगे, और अगर एक्सप्रेशन देने की जगह PV का ग्राफ दे रखा हो तो वर्क डन PV ग्राफ के एरिया से निकालेंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि P और V का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो वर्क डन इंटीग्रेशन PdV से, और PV ग्राफ, है ना, PV का अगर लीनियर ग्राफ दे रखा हो तो वर्क डन PV ग्राफ के एरिया से निकालेंगे, तो ये वर्क डन आ गया, ठीक है। उसके बाद चेंज इन इंटरनल निकालेंगे, ये तो हमको अच्छे पता है कि चेंज इन इंटरनल तो बेचारी प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है। तो ध्यान रखना कि चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल तो हमेशा NF/2 और डेल्टा टी या NF/2 और T फाइनल माइनस T इनिशियल, है। तो ध्यान रखना कि चेंज इन इंटरनल बेचारी प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल तो हमेशा NF/2 और डेल्टा टी, या डिटेल में NF/2 और डेल्टा टी की जगह T फाइनल माइनस T इनिशियल। बस इधर से वर्क डन निकाल लिया, इस फॉर्मूले से चेंज इन इंटरनल निकाल ली और दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस निकाल सकते हैं, है। तो बस अब हम थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो देख लिया, लेकिन चलो अब हमको इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है मतलब हमने अभी 3 पैरामीटर देखे ना, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल और हीट गिवन टू द गैस। तो हमको देखना है इनमें से कौन सी क्वांटिटी पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड करती है और कौन सी क्वांटिटी पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड
नहीं करती उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो उसको समझने के लिए बहुत एक नॉर्मल टाइप का केस दे रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं कोई भी गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर P इनिशियल है और वॉल्यूम V इनिशियल है, तो उस स्टेट को इस ग्राफ के पॉइंट A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो जो इनिशियल स्टेट है उसको ग्राफ के पॉइंट A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस गैस को स्टेट A से B तक ले आना है, और चलो फाइनली प्रेशर P फाइनल वॉल्यूम V फाइनल मान लेते हैं। तो चलो इनिशियल स्टेट को पॉइंट A बोल देते हैं और फाइनल स्टेट को पॉइंट B बोल देते हैं। अब देखो, अब इस गैस को स्टेट A से B तक ले आना है, तुम बताओ। इस गैस को हमको स्टेट A से B तक ले आना है, तो बताओ गैस को A से B तक ले आने के लिए बहुत सारे प्रोसेस पॉसिबल हैं या बहुत सारे पाथ पॉसिबल है। तो चलो पहले हम गैस को A से B तक ऐसे ले आते हैं ताकि पीवी का ग्राफ इस टाइप का कॉन्वेक्स है ना, और इस प्रोसेस को प्रोसेस 1 बोल देते हैं। दूसरे केस में गैस को A से B तक ऐसे ले आ रहे हैं ताकि पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और इस प्रोसेस को प्रोसेस 2 बोल देते हैं। और तीसरी बार इस गैस को A से B तक ऐसे ले आ रहे हैं ताकि पीवी का ग्राफ ऐसा कॉनकेव है, इसको प्रोसेस 3 बोल लेते हैं। है तो ध्यान रखना कि गैस को स्टेट A से B तक, है ना, गैस को स्टेट A से B तक हम 3 प्रोसेस से ले आ रहे हैं। प्रोसेस 1 में ग्राफ ऐसा है, प्रोसेस 2 के लिए ग्राफ ऐसा और प्रोसेस 3 के लिए ग्राफ ऐसा है। तो वैसे तो इनको प्रोसेसेस बोलना चाहिए, बाकी बुक में इसको कई बार प्रोसेस की जगह पाथ बोल देता है। ये तो ध्यान रखना कि एक्चुअली ये कोई पाथ नहीं है। क्या पिस्टन को ऐसे घुमा करके ले आ रहे हैं क्या? ये तो ध्यान रखना, ये कोई पिस्टन का पाथ नहीं है, ये तो प्रोसेस का जस्ट ग्राफ है। बाकी इसको अपनी बुक में कई बार पाथ भी बोल देता है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना कि गैस को स्टेट A से B तक ऐसे 3 प्रोसेस से ले आ रहे हैं, मतलब 3 पाथ से ले आ रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हमको देखना है कि इन तीनों प्रोसेसेस में चेंज इन इंटेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, है ना। तो इन तीनों पाथ है, तीनों प्रोसेस में चेंज इन इंटेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, वो देखना है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि चेंज इन इंटेंसिटी तो NF/2 और डेल्टा T, मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल होती है। हमको अच्छे पता है कि चेंज इन इंटेंसिटी तो हमेशा NF/2 और डेल्टा T, मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल होती है। तो इससे हम साफ साफ बोल सकते हैं, बताओ चेंज इन इंटेंसिटी तो केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ये बीच के प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम बोल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन इंटेंसिटी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, बीच के प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती है। तो तुम बताओ इन तीनों प्रोसेसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटेंसिटी भी सेम ही होगी। ठीक है, मतलब गैस को A से B तक तुम चाहे किसी भी पाथ या किसी प्रोसेस से ले जाओ, चेंज इन इंटेंसिटी सेम ही होगी। चाहो तो मूर्खों टाइप से निकाल भी सकते हो, है ना। चलो पहले देखते हैं कि गैस को A से B तक अगर प्रोसेस 1 से ले जाएं तो चेंज इन इंटेंसिटी कितनी होगी, वो देखना है। बताओ गैस को A से B तक प्रोसेस 1 से ले जाएं तो बताओ चेंज इन इंटेंसिटी कितनी होगी, बताओ NF/2 और T फाइनल की जगह TB माइनस T इनिशियल की जगह TA। ऐसे बताओ गैस को A से B तक अगर प्रोसेस 2 से ले जाएं तब भी चेंज इन इंटेंसिटी NF/2 और T फाइनल की जगह TB माइनस T इनिशियल की जगह TA। और अगर प्रोसेस 3 से ले जाएं तब भी चेंज इन इंटेंसिटी NF/2 और T फाइनल की जगह TB माइनस T इनिशियल की जगह TA। बस तीनों केस में, है ना, तीनों केस में चेंज इन इंटेंसिटी सेम ही होगी। ठीक है, बस अब मूर्खों टाइप से, है ना, अब मूर्खों टाइप से इतना सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम पक्का बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटेंसिटी, है ना, चेंज इन इंटेंसिटी केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, बीच के पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती है। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि गैस को A से B तक चाहे तुम किसी भी पाथ या किसी भी प्रोसेस से ले जाओ, चेंज इन इंटेंसिटी NF/2 और T फाइनल की जगह TB माइनस T इनिशियल की जगह TA होगी, मतलब चेंज इन इंटेंसिटी सेम होगी। बस हम लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटेंसिटी प्रोसेस 1 में भी उतनी होगी, प्रोसेस 2 में भी उतनी होगी और प्रोसेस 3 में भी उतनी होगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटेंसिटी केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर,
मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, बीच के पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इससे चेंज इन इंटेंसिटी एक टाइप का स्टेट फंक्शन होता है। हिंदी में बोले तो ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल प्रारंभिक और अंतिम ताप पर या प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। इससे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन बोलते हैं। चलो ये तो चेंज इन इंटेंसिटी आ गई। दूसरा वर्क डन बाय गैस देखते हैं, है ना। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि वर्क डन बाय गैस बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। और इंटीग्रेशन पीडीवी को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ का एरिया, है। तो ये ध्यान रखना कि वर्क डन बाय गैस बेसिकली इंटीग्रेशन पीडीवी होता है और इंटीग्रेशन पीडीवी को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ का एरिया। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया होता है, मतलब वर्क डन पीवी ग्राफ पर डिपेंड करेगा, मतलब बीच के पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, है। तो वही सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन, हम बोल सकते हैं कि वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया होता है, मतलब वर्क डन पीवी ग्राफ पर डिपेंड करेगा, मतलब पाथ है प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। तुम बताओ कि अगर पीवी ग्राफ ऊंचा हो तो उसके नीचे का एरिया ज्यादा आएगा, मतलब वर्क डन ज्यादा आएगा, और अगर पीवी ग्राफ नीचा हो तो इसके नीचे का एरिया कम आएगा, मतलब वर्क डन कम आएगा। ठीक है, बस हम पक्का बोल सकते हैं कि वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया होता है, मतलब वर्क डन पीवी के ग्राफ या पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। फिर बस तुम खुद बताओ, इस बार गैस को ए से बी तक 3 पाथ है, 3 प्रोसेस से ले आ रहे हैं, शक्ल देखते बताओ, ये बताओ किस पे वर्क डन बाय गैस सबसे ज्यादा होगा, बताओ। ये प्रोसेस 1 में, है ना। तो तुम साफ साफ देख, सॉरी, तुम साफ साफ बोल सकते हो कि प्रोसेस 1 में पीवी ग्राफ सबसे ऊंचा है ना। प्रोसेस 1 में पीवी ग्राफ सबसे ऊंचा है, तो इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा आएगा, इससे वर्क डन भी सबसे ज्यादा आएगा। ऐसे ही प्रोसेस 2 में पीवी ग्राफ थोड़ा नीचा है, तो इसके नीचे का एरिया कम आएगा, मतलब वर्क डन कम होगा। और प्रोसेस 3 में पीवी ग्राफ सबसे नीचा है, तो इसके नीचे का एरिया सबसे कम आएगा, मतलब वर्क डन सबसे कम आएगा। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि वर्क डन सबसे ज्यादा प्रोसेस 1 में होगा, उसके बाद प्रोसेस 2 में, और उसके बाद प्रोसेस 3 में, है ना। पीवी ग्राफ सबसे नीचे है तो इसके नीचे का एरिया सबसे कम, तो वर्क डन सबसे कम आएगा, है। तो बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस पीवी ग्राफ का एरिया होता है, तो वर्क डन जो है वो पीवी के ग्राफ पे डिपेंड करेगा, मतलब वर्क डन जो है वो पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इससे वर्क डन को एक प्रोसेस फंक्शन या पाथ फंक्शन बोलते हैं, है ना। बोल सकते हैं कि वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में बीच के प्रोसेस या पाथ पे भी डिपेंड करता है, इससे वर्क डन एक टाइप का प्रोसेस फंक्शन या पाथ फंक्शन होता है, ये बोल सकते हैं। चलो अब तीसरी क्वांटिटी हीट गिवन टू द गैस देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है, ये हमको अच्छे पता है कि हीट गिवन टू द गैस कितना होता है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी। हमको पता है कि हीट गिवन वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी होता है। अब बताओ, इसमें चेंज इन इंटर एनर्जी तो पाथ है प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन वर्क डन पाथ है प्रोसेस पर डिपेंड करता है, तो इन दोनों का एडिशन भी पाथ है प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, मतलब हीट गिवन टू द गैस भी पाथ है प्रोसेस पर डिपेंड करेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना कि हीट गिवन वर्क डन और चेंज इन इंटेंसिटी का एडिशन होता है। चेंज इन इंटेंसिटी तो पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों का एडिशन भी पाथ पर डिपेंड करेगा, मतलब हीट गिवन भी प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड करेगा। इससे हीट गिवन भी एक टाइप का प्रोसेस फंक्शन या पाथ फंक्शन होता है, ये बोल सकते हैं। चलो तुम देखते बताओ, इन तीनों प्रोसेस में हीट गिवन सबसे ज्यादा किसमें आएगी, बताओ। वो भी प्रोसेस 1 में ही सबसे ज्यादा होगी, है। तो हम इजीली कह सकते हैं, ये तो हमको अच्छे पता है कि इन तीनों प्रोसेस में चेंज इन इंटेंसिटी तो बराबर है ना। बोल हम कह सकते हैं कि बताएं, ये बताएं तीनों प्रोसेस में, इन तीनों प्रोसेस में चेंज इन इंटेंसिटी तो बराबर होगी, लेकिन जो प्रोसेस 1 है वो सबसे ऊंचा है,
है ना, इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा आएगा, मतलब वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। बस तुम बताओ कि चेंज इन एनर्जी तो सब में सेम है, लेकिन प्रोसेस वन में वर्क डन सबसे ज्यादा है, तो वर्क और चेंज इन एनर्जी का एडिशन भी सबसे ज्यादा होगा, मतलब हीट गिवन सबसे ज्यादा होगा। ऐसे बताओ प्रोसेस टू में भी चेंज इन एनर्जी तो उतनी है, लेकिन वर्क डन थोड़ा कम है, तो वर्क और चेंज इन एनर्जी का एडिशन भी थोड़ा कम होगा, मतलब हीट गिवन भी थोड़ा कम होगा। और जो प्रोसेस थ्री है उसमें भी चेंज इन एनर्जी तो उतनी है, लेकिन वर्क सबसे कम है, तो वर्क और चेंज इन एनर्जी का एडिशन भी सबसे कम होगा, मतलब हीट गिवन भी सबसे कम होगा। तो हीट गिवन का भी ऑर्डर Q1, ठीक है, उसके बाद Q2 और उसके बाद Q3 ही होगा। बस ये हमने देख लिया। ये तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि चेंज इन एनर्जी बात है प्रोसेस पे नहीं, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इसलिए स्टेट फंक्शन। वर्क डन जो है वो बीच के प्रोसेस या पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको पाथ फंक्शन। बस बताओ इन दोनों का एडिशन भी पाथ पे डिपेंड करेगा, मतलब हीट भी एक टाइप का पाथ फंक्शन होगा। हाँ बच्चों देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो सारा कंसेप्ट था वो हमने पढ़ लिया, और जो जो बोला उसको मैंने प्रॉपर शब्दों में यहाँ लिख भी दिया है। ये तो तुम मान के चलना कि अब थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर का दरवाजा खुल गया। अब हर क्वेश्चन में बस एक ही काम करना है कि वर्क डन निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, और दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस निकाल सकते हैं। चलो इसी का एक कॉमन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि इन सब की कैलकुलेशन की स्किल पता चले। ये ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने लिख दी है, मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि नाइट्रोजन जैसी कोई नाइट्रोजन जैसी कोई डायटोमिक गैस है, इसको स्टेट ए से स्टेट बी तक ले जा रहे हैं। फिर देखो पहली बार इस गैस को स्टेट ए से बी तक ऐसे ले जा रहे हैं ताकि पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसको चलो प्रोसेस वन बोल लेते हैं। और अगली बार इसको स्टेट ए से बी तक किसी दूसरे प्रोसेस से ले आ रहे हैं जिसमें पीवी का ग्राफ ऐसा पैराबोलिक है। और बताओ ग्राफ पैराबोलिक है तो उसमें तो हमको प्रोसेस की इक्वेशन दी होनी चाहिए ना। तो सेकेंड केस में इसको ए से बी तक ऐसे ले रहे हैं ताकि पीवी का ग्राफ पैराबोलिक है, और इसमें हमको प्रोसेस की इक्वेशन दे रखी है P इक्वल टू v²/2+4 है। तो ध्यान रखना ये गैस को ए से बी तक दो अलग अलग प्रोसेस से ले रहे हैं। पहले फर्स्ट प्रोसेस से ले आ रहे हैं जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और फिर सेकेंड प्रोसेस से ले आ रहे हैं जिसमें पीवी का ग्राफ पैराबोलिक है। बस हमको इन दोनों प्रोसेस में वही घिसी-पिटी तीनों चीजें निकालनी है। मतलब हर प्रोसेस में एक तो वर्क डन, चेंज इन इंटर एनर्जी और हीट गिवन टू द गैस कितना होगा वो देखना है। तो देखो कैलकुलेशन से तो हम कर ही लेंगे, है ना, कैलकुलेशन से तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ इन दोनों प्रोसेस में किस प्रोसेस में हीट गिवन टू द गैस ज्यादा होगा और किस में कम होगा। ये तो स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली बोल सकता है कि प्रोसेस वन में हीट गिवन थोड़ा ज्यादा होगा और प्रोसेस टू में थोड़ा कम होगा, है ना। तुम खुद देख के बताओ कि बताओ प्रोसेस वन में पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और प्रोसेस टू में पीवी का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा पैराबोलिक है, ठीक है। बस इतना तो हमको देखते ही पता है कि दोनों में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब चेंज इन इंटेंसिटी तो दोनों में सेम होगी। लेकिन बताओ प्रोसेस टू में ग्राफ थोड़ा नीचा है ना, चेंज इन इंटेंसिटी सेम होगी, लेकिन प्रोसेस टू में ग्राफ थोड़ा नीचा है, मतलब इसके नीचे का एरिया थोड़ा कम आएगा। एरिया थोड़ा कम आएगा तो वर्क डन भी प्रोसेस टू में थोड़ा कम होगा। बस चेंज इन इंटेंसिटी दोनों में सेम है लेकिन प्रोसेस टू में वर्क डन थोड़ा कम है, तो हीट गिवन भी प्रोसेस टू में थोड़ा कम होगा और प्रोसेस वन में थोड़ा ज्यादा होगा। तो वैसे कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिना कैलकुलेशन के सोच सकता है कि प्रोसेस वन में हीट गिवन थोड़ा सा ज्यादा आएगा और प्रोसेस टू में हीट गिवन टू द गैस थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन चलो अब हम एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वही नाइट्रोजन जैसी कोई आइडियल डायटोमिक गैस है ना। इस गैस को स्टेट ए से बी तक ले आ रहे हैं और पहले प्रोसेस में इसको ए से बी तक ऐसे ले जा रहे हैं ताकि पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। बस इस प्रोसेस वन में भी वही घिसी-पिटी तीनों चीजें, एक तो वर्क डन, चेंज इन एनर्जी और दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस कितना होगा वो देखना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस वन में वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है। तो स्मार्ट ही बताओ कि वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन पीडीवी भी कर सकते हैं और पीवी ग्राफ का एरिया भी निकाल सकते हैं। इस बार कौन सा ज्यादा आसान होगा, पीवी ग्राफ का एरिया। ये तुम देखते ही बताओ
कि प्रोसेस 1 में लकीली पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना वही कि प्रोसेस 1 में लकीली पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इस बार पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना ज्यादा आसान है, तो इस पे वर्क डन के लिए पीवी ग्राफ का एरिया निकालेंगे। ये तो हमको अच्छे पता है कि वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी, जिसको ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया, तो बस सिंपली हम पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे, वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया देख सकते हैं ना, बताओ पीवी ट्राफ के नीचे वाला पार्ट ट्रेपेजियम की शेप का है, तो इसका एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी होगी, 6 + 12 मतलब 18 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 जूल इतना आ गया। साइन भी देख सकते हैं, बताओ एरो आगे की ओर है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इससे वर्क डन प्लस 18 जूल, बस वर्क डन बाय गैस तो हमने है ना, वर्क डन बाय गैस तो निकाल लिया प्लस 18 जूल की। दूसरा हमको चेंज इन इंटर एनर्जी निकालनी है, तो मैंने तुमको चमका करके बताया था कि बेचारी जो चेंज इन इंटर एनर्जी है वो तो प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है, तो क्लियरली बताया था कि चेंज इन इंटर एनर्जी तो बेचारी प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटर एनर्जी तो हमेशा NF/2 और डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होती है, ठीक है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि चेंज इन इंटर एनर्जी के लिए गधों टाइप से टी इनिशियल और टी फाइनल अलग से निकालते हैं, है ना, मतलब यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा करके टी इनिशियल निकालते हैं और यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा करके टी फाइनल निकालते हैं। ठीक है, श्रद्धा तो कर सकते हो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी चेंज इन इंटर एनर्जी निकालनी हो तो मूर्खों टाइप से टी इनिशियल और टी फाइनल निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम स्मार्ट टी करते हैं, ठीक है। तो देखो चेंज इन इंटर एनर्जी में ऐसा करते हैं कि F/2 को अलग करते हैं, है ना, स्किल होती है कि चेंज इन इंटर एनर्जी निकालनी है तो F/2 को अलग करते हैं, F/2 को अलग करेंगे तो क्या बचेगा, NRT फाइनल, और NRT फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल माइनस NRT इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल V इनिशियल। बस चेंज इन इंटर एनर्जी आप निकाल सकते हो ना, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी चेंज इन इंटर एनर्जी निकालनी है तो मूर्खों टाइप से इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते हैं F/2 अलग, NRT फाइनल को P फाइनल V फाइनल माइनस NRT इनिशियल को P इनिशियल V इनिशियल, तो बस F, तो नाइट्रोजन जैसी डायटोमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 है तो बाहर, और वही NRT फाइनल को P फाइनल V फाइनल, तो P फाइनल कितना है 12 इंटू V फाइनल कितना है 4, ये 48 आ गया, माइनस NRT इनिशियल को P इनिशियल V इनिशियल, तो P इनिशियल 6 इंटू V इनिशियल 2 है 12 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन इंटर एनर्जी 5/2, ये कितना है 48 माइनस 12 कितना हो गया 36, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो चेंज इन इंटर एनर्जी हमारे पास 90 जूल ये आ गई। बस अब तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि वर्क डन निकाल लिया, चेंज इन इंटर एनर्जी निकाली, तो अब हीट गिवन टू द गैस भी निकाल सकते हैं ना, तो हमको अच्छे पता है कि हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी, वर्क डन प्लस 18 और चेंज इन इंटर एनर्जी प्लस 90, तो हीट गिवन टू द गैस कितना हो गया 108 जूल, है ना। और बताओ हीट गिवन प्लस 108 जूल आया मतलब गैस को 108 जूल जितनी हीट दी गई होगी, अगर -108 आता उसका मतलब तो है कि इतनी हीट निकल रही है, लेकिन हीट गिवन पॉजिटिव आ गया मतलब गैस को इतनी हीट दी जा रही होगी, तो प्रोसेस 1 में तो हीट गिवन टू द गैस 108 जूल ये आ गया। चलो अब सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है, तो सेम वही है ना, वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार इस गैस को, है ना, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार इस गैस को स्टेट ए से बी तक, सॉरी, है ना, इस बार गैस को स्टेट ए से बी तक, क्या, हाँ, इस बार गैस को स्टेट ए से बी तक हम किसी दूसरे प्रोसेस या दूसरे पाथ से ले आ रहे हैं जहां पीवी का ग्राफ पैराबोलिक है, और इस बार हमको पी और वी में रिलेशन मतलब प्रोसेस की इक्वेशन भी दी है, पी इक्वल टू V²/2 + 4 है। बस गैस को ए से बी तक इस प्रोसेस 2 से ले जाएं, तो इसमें भी वही घिसी पिटी तीनों चीजें, वर्क डन, चेंज इन इंटर एनर्जी और हीट गिवन टू द गैस कितना होगा वो देखना है। चलो सबसे पहले इस प्रोसेस 2 में वर्क डन बाय गैस देखते हैं, तो तुम बताओ कि वर्क डन बाय गैस के लिए
इंटीग्रेशन पीडीवी से भी कर सकते हैं और पीवी ग्राफ के एरिया से भी कर सकते हैं। स्मार्टली बताओ इस बार वर्क डन के लिए क्या बेटर रहेगा, इंटीग्रेशन पीडीवी बेटर रहेगा। ये तुम बताओ, फिर तुम बताओ कि जो फर्स्ट प्रोसेस था उसमें तो पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना ज्यादा आसान था, तो इसमें तो वर्क डन के लिए पीवी ग्राफ के एरिया से निकाला। लेकिन ये जो सेकेंड प्रोसेस है ना, सेकेंड प्रोसेस में पीवी का ग्राफ पैराबोलिक है और पैराबोला के नीचे का एरिया हमको पता नहीं है, इसलिए इस बार वर्क डन के लिए पीवी ग्राफ के एरिया से नहीं करेंगे, इस बार वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन पीडीवी का यूज करेंगे। तो हमको पता है कि वर्क डन बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। तो इंटीग्रेशन पी, तो बताओ पी की जगह क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर बाय 2 + 4 इंटू डीवी, तो वर्क डन ये हो गया इंटीग्रेशन पी की जगह तो वी स्क्वायर बाय 2 + 4 इंटू डीवी। लिमिट रखते हैं, तो बताओ वॉल्यूम को कहां से कहां तक एक्सपेंड करें, 2 से 4 तक। तो लिमिट v इक्वल टू 2 से v इक्वल टू 4। बस वर्क डन बाय गैस के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि पहली टर्म v स्क्वायर बाय 2 dv, तो 1/2 बाहर, और v की पावर 2 dv का इंटीग्रेशन v क्यूब बाय 3, सॉल्व करेंगे तो v क्यूब बाय 6 प्लस दूसरी टर्म 4 dv, तो 4 कांस्टेंट है बाहर और dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट v इक्वल टू 2 से v इक्वल टू 4। लिमिट रख सकते हैं ना, वही कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। बस तुम बताओ कि अपर लिमिट में v की जगह 4 रखेंगे, तो 4 क्यूब मतलब 64/6 मतलब 32/3 प्लस v की जगह 4 रखेंगे तो 4 × 4 16 माइनस लोअर लिमिट में v की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्यूब मतलब 8/6 मतलब 4/3 प्लस 2 × 4 कितना हो गया 8। आगे इसको सॉल्व कर लेना, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 32/3 माइनस 4/3 तो 28/3 प्लस 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, तो कितना आ गया 8 प्लस 28/3 को क्या लिख सकते हैं 9.3, तो ये कितना आ गया 7.3 जूल, वर्क इतना आ गया है। तो ध्यान रखना ये स्मार्टनेस है कि फर्स्ट में पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तो वर्क डन के लिए पीवी ग्राफ के एरिया से किया, सेकेंड प्रोसेस में ग्राफ पैराबोलिक है तो यहाँ वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी से निकाला तो 17.3 हो गया। तो बताओ कि फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन 18 है लेकिन सेकेंड प्रोसेस में वर्क डन 17.3 है, मतलब सेकेंड प्रोसेस में वर्क डन थोड़ा कम है। और ये तो हमने शक्ल देखते ही बता दिया था, है ना, शक्ल देखते ही बताया था कि सेकेंड प्रोसेस में पीवी का ग्राफ थोड़ा नीचा है तो इसके नीचे का एरिया कम आएगा तो वर्क डन भी कम आएगा, वो आ भी गया। ठीक, चलो ये तो वर्क डन निकाल लिया। दूसरा हमको चेंज इन इंटेंसिटी निकालनी है, तो देखो वैसे तो है ना, वैसे तो सेकेंड प्रोसेस में चेंज इन इंटेंसिटी निकालने की जरूरत है ही नहीं, है ना, हमको अच्छे पता है, ये हमको अच्छे पता है कि चेंज इन इंटेंसिटी तो प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है ना। तुम बताओ कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटेंसिटी भी सेम ही होगी। तो फर्स्ट प्रोसेस में चेंज इन इंटेंसिटी प्लस 90 जूल है, तो सेकेंड केस में भी चेंज इन इंटेंसिटी बिंदास प्लस 90 होगी। लेकिन चलो एक बार बेवकूफ ऐसे कर लेते हैं ताकि सबक मिले, आगे मूर्खता नहीं हो। ये तो चेंज इन इंटेंसिटी निकालते हैं, तो हमको पता है कि चेंज इन इंटेंसिटी तो बेचारी प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटेंसिटी तो बिंदास NF/2 और डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियली होगी। और चेंज इन इंटेंसिटी निकालने की स्किल पता है कि F/2 को अलग करते हैं, तो नाइट्रोजन जैसी डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 इसको अलग करते हैं। और बताओ एन और टी फाइनल को क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल, तो 12 × 4 मतलब 48 माइनस एन आर टी इनिशियल को पी इनिशियल वी इनिशियल, तो 6 × 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही प्लस 90 जूल यही आएगा। लेकिन आगे मूर्खता नहीं करेंगे, बोल सकते हैं इन दोनों प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम थी तो चेंज इन इंटेंसिटी भी सेम ही होगी। इस फर्स्ट प्रोसेस में चेंज इन इंटेंसिटी प्लस 90 है तो सेकेंड केस में भी प्लस 90 होगी। अब बताओ वर्क निकाल लिया, चेंज इन इंटेंसिटी निकाली, तो अब हम हीट गिवन टू द गैस भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि हीट गिवन टू द गैस कितना होता है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटेंसिटी। तो वर्क डन तो 17.3 और चेंज इन इंटेंसिटी 90, तो हीट गिवन टू द गैस कितना हो गया
107.3 जूल। तो फर्स्ट की कंपैरिजन है, सेकेंड केस में हीट गिवन थोड़ा कम आ गया, वो लॉजिकली सोच लिया था, और हीट गिवन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस प्रोसेस में भी गैस को हीट दी जा रही होगी, है ना, निकल नहीं रही होगी, दी जा रही होगी। तो बस इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेशन की स्किल पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे टाइप के स्टैंडर्ड प्रोसेसेस पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोसेसेस का मतलब पता है ना, मैंने बताया था कि किसी भी गैस को गर्म करना, ठंडा करना, एक्सपेंड करना, कंप्रेस करना, इन सब के जो तरीके होते हैं उसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो वही सारे टाइप के स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को देख लेते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना कि अपने सिलेबस में हमको ये 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हाँ सॉरी बच्चों, ये ध्यान रखना अपने सिलेबस में हमको 4 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस पढ़ने हैं। ये जैसे एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको सम आयतनी प्रक्रम। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, इसको हिंदी में समदाबी प्रक्रम। तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हिंदी में समतापी प्रक्रम बोलते हैं। और चौथा एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। इस टाइप से हमको ये 4 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस पढ़ने हैं। देखो आगे इनको हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, है ना। तो इन चारों प्रोसेसेस को आगे हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं, है ना। मतलब देखते हैं कि ये चारों प्रोसेस क्या होते हैं, मतलब इनको प्रैक्टिकली कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं। तो पहले चारों प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ये प्रोसेस क्या होते हैं, मतलब इनको प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं। देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो मैंने तुमको थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, गैस को किसी बंद डब्बे में भर देते हैं, है ना। तुम बताओ कि अगर पिस्टन लगा दे तब तो गैस एक्सपेंड हो पाएगी ना, वॉल्यूम चेंज होगा। ये तो ध्यान रखना कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गैस को किसी बंद डब्बे में भरते हैं, मतलब गैस को किसी क्लोज और रिजिड कंटेनर में भरते हैं। ये तो ध्यान रखना कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए गैस को किसी क्लोज्ड और रिजिड कंटेनर में भरते हैं, मतलब गैस को किसी बंद डब्बे में भरते हैं, है ना। और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि गैस को, ये कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि गैस को किसी बंद डब्बे में भरें तो अब बेचारी गैस एक्सपेंड हो ही नहीं पाएगी। एक्सपेंड हो ही नहीं पाएगी, मतलब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि गैस को बंद डब्बे में भरा है, मतलब क्लोज एंड रिजिड कंटेनर में भरा है, तो ये शब्द सुनते ही चमक जाना चाहिए कि अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। चलो अब हम अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में समदाबी प्रक्रम बोलते हैं, इसको देखते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहता हो, या हिंदी में दाब कांस्टेंट रहता हो, उसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखा जाता है ना। तो देखते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखा जाता है वो देखते हैं। ये तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई सिलेंडर लेते हैं जिसमें गैस भर देते हैं, है ना। ये सिलेंडर रखते हैं, लेते हैं, इसमें गैस भर देते हैं, उसके ऊपर पिस्टन ढकते हैं। और ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का सबसे मेन क्लू ये होता है कि इसमें जो पिस्टन ढकते हैं वो बिल्कुल स्मूथली मूवेबल होता है। तो ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का सबसे मेन क्लू ये है कि जो पिस्टन ढकते हैं वो बिल्कुल स्मूथली मूवेबल होता है। तो बस बिल्कुल स्मूथली मूवेबल पिस्टन ढकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बताओ पिस्टन के ऊपर तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर ही होगा। सॉरी मैं बताना भूल गया कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो पिस्टन ढकते हैं वो स्मूथली मूवेबल पिस्टन ढकते हैं। उसके बाद जो पिस्टन होता है वो कागज जैसा बहुत हल्का होता है, मतलब ऑलमोस्ट मासलेस पिस्टन होता है। और ऑब्वियसली पिस्टन के ऊपर तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर, तो ऊपर एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, और अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि इस गैस को बहुत धीरे धीरे गर्म करते हैं या धीरे धीरे ठंडा करते हैं।
ये तो ध्यान रखना कि बिल्कुल स्मूथली मूवेबल पिस्टन लेते हैं। जो पिस्टन होता है वो बहुत हल्का, मतलब ऑलमोस्ट मासलेस होना चाहिए, और उसके बाद गैस को बहुत धीरे-धीरे गर्म करते हैं। तो तुम बताओ कि गैस को बहुत धीरे-धीरे गर्म करेंगे तो गैस बहुत धीरे-धीरे एक्सपेंड होगी, मतलब पिस्टन बहुत ही स्लोली मूव करेगा, है ना? कह सकते हैं कि गैस को बहुत धीरे-धीरे गर्म करेंगे तो गैस बहुत धीरे-धीरे एक्सपेंड होगी, मतलब पिस्टन बहुत स्लोली मूव करेगा। और तुम बताओ ये तुम बताओ कि पिस्टन बहुत स्लोली मूव करेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन टेंड्स टू 0 होगा। बोल सकते हैं ना कि धीरे-धीरे एक्सपेंड करेंगे तो पिस्टन बहुत स्लोली मूव करेगा। बहुत स्लोली मूव करेगा मतलब पिस्टन का एक्सेलरेशन टेंड्स टू 0 होगा। एक्सेलरेशन टेंड्स टू 0 होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए। और तुम बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स टेंड्स टू 0 होने के लिए ऊपर नीचे वाले फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस होने चाहिए। तो ऊपर नीचे वाले प्रेशर भी ऑलमोस्ट बैलेंस होने चाहिए, मतलब बाहर प्रेशर पी नॉट है तो इसके अंदर की जो गैस है उसका भी प्रेशर अप्रोक्सीमेटली पी नॉट होगा और कांस्टेंट होगा, है। तो ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए पिस्टन स्मूथली मूवेबल रखते हैं, बहुत हल्का पिस्टन ढकते हैं और गैस को बहुत धीरे-धीरे गर्म करते हैं तो पिस्टन स्लोली मूव करेगा। एक्सेलरेशन टेंड्स टू 0, रिजल्टेंट फोर्स टेंड्स टू 0, और रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए ऊपर नीचे वाले फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस होने चाहिए, तो ऊपर नीचे वाले प्रेशर भी ऑलमोस्ट बैलेंस होने चाहिए। तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है तो अंदर की गैस का प्रेशर भी ऑलमोस्ट पी नॉट ही रहेगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना? एक और चीज देखो, अभी तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अचीव करने के लिए पिस्टन बहुत हल्का लिया था, मतलब मासलेस लिया था, तो तब तो बाहर प्रेशर पी नॉट हो तो अंदर भी अप्रोक्सीमेटली पी नॉट ही होगा। लेकिन इसी केस में, है ना, इसी केस में मान लेते हैं कि पिस्टन स्मूथली मूवेबल भी है, प्रोसेस बहुत स्लो भी है, लेकिन इस बार भारी पिस्टन ढका है जिसका मास m है ना? फिर सेम वही केस है, लेकिन इस बार भारी पिस्टन ढका है, इसका मास m है। अब इस बार भी हम गैस को धीरे-धीरे गर्म करें तो पिस्टन स्लोली मूव करेगा, वही कहानी चलेगी। इस बार भी पिस्टन स्लोली मूव करेगा, मतलब एक्सेलरेशन टेंड्स टू 0 तो रिजल्टेंट फोर्स भी टेंड्स टू 0, और रिजल्टेंट फोर्स टेंड्स टू 0 मतलब इस बार भी ऊपर नीचे वाले फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस होंगे। ये तो बताओ, अब अगर फोर्स बैलेंस करेंगे तो बताओ, ऊपर प्रेशर पी नॉट है, मतलब ऊपर से धक्का कितना लगेगा, पी नॉट है। उसके बाद पिस्टन का, इस बार पिस्टन भारी है तो इसका खुद का वेट mg भी होगा, और नीचे गैस का प्रेशर पी गैस मान लेते हैं तो गैस के कारण धक्का पी गैस इंटू ए होगा। बस बताओ, इस बार स्लोली मूव करा है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स टेंड्स टू 0 में तो ऊपर नीचे वाले फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस होने चाहिए। ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस करेंगे तो ऊपर की ओर तो पी गैस इंटू ए, और नीचे की ओर कितना है, पी नॉट ए प्लस एम जी। फोर्स बैलेंस करेंगे तो पी गैस इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी बाय ए हो जाएगा। बस इस बार भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना, इस बार भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट होगा, लेकिन इस बार पी नॉट कांस्टेंट नहीं होगा, पी नॉट प्लस एम जी बाय ए इतना कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से इतना सारा कचरा करने की जरूरत नहीं है, ये सब हम फ्लूइड में कर चुके हैं ना, तो यहाँ इतना सारा कचरा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फिर डायरेक्ट ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर पिस्टन बहुत हल्का या मासलेस हो तो बाहर प्रेशर पी नॉट तो अंदर भी पी नॉट कांस्टेंट, और अगर पिस्टन भारी हो तो फिर बाहर प्रेशर पी नॉट है लेकिन अंदर पी नॉट प्लस एम जी बाय ए जितना कांस्टेंट होगा, बाकी कांस्टेंट तो रहेगा ही, है ना। बस ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देख लिया। ये तो ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मेन, है ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मेनली क्लू क्या होता है कि उसमें पिस्टन स्मूथली मूवेबल होना चाहिए, ये सबसे मेन क्लू है, ठीक है ना, सबसे मेन हिंट ये है। तो ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो पिस्टन है वो स्मूथली मूवेबल होना चाहिए, बाकी पिस्टन भारी भी हो सकता है और मासलेस भी हो सकता है, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, और प्रोसेस स्लो होना चाहिए, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, पिस्टन मासलेस हुआ तो अंदर प्रेशर पी नॉट, और भारी हो गया तो पी नॉट प्लस एम जी बाय ए, ये होगा, ठीक। बस आगे अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में, फिर आगे अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में हमको दे रखा हो कि पिस्टन स्मूथली मूवेबल है और प्रोसेस बहुत स्लो है, तो बस स्मूथली मूवेबल पिस्टन प्लस प्रोसेस स्लो, ये दो शब्द सुनते ही चमक जाना चाहिए कि अब प्रोसेस कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। चलो, अब तीसरे टाइप का प्रोसेस देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हिंदी में समतापी प्रक्रम बोलते हैं।
तो ये भी नाम से ही क्लियर है कि बताओ ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, है ना? ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ताप कांस्टेंट रहता है, उसको समतापी सॉरी ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। चलो अब देखते हैं कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखा जाता है वो देखते हैं। ये तो ध्यान रखना, इस बार भी कोई कंटेनर लेते हैं, है ना? इस बार भी कोई कंटेनर लेते हैं, इसमें गैस भर देते हैं और पिस्टन ढकते हैं। और अच्छे ध्यान रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जो कंटेनर है वो हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए। है तो ध्यान रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस का सबसे मेन क्लू ये है कि कंटेनर हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए। और तुम खुद बताओ कि कंटेनर हाईली कंडक्टिंग होगा तो वो अंदर बाहर टेम्परेचर बराबर करके रखेगा। तो बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर गैस का भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, आइसोथर्मल के लिए कंटेनर कंडक्टिंग होना चाहिए, तो अंदर बाहर टेम्परेचर बराबर करके रखेगा ना। बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अंदर गैस का भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो एक तो कंटेनर हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए। और चलो दूसरा है कि प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। तो चलो अब मान लेते हैं कि गैस को बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड करा रहे हैं, धीरे धीरे कंप्रेस करा रहे हैं, है ना? तुम बताओ तुम सोच के बताओ कि बताओ प्रोसेस बहुत स्लो होगा तो अंदर और बाहर टेम्परेचर बराबर करने का टाइम मिल जाएगा, है ना? बोल सकते हैं कि प्रोसेस बहुत स्लो तो अंदर बाहर टेम्परेचर बराबर करने का टाइम मिल जाएगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का टाइम मिल जाएगा। तो बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अंदर की गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, है ना? तो ये ध्यान रखना। बाकी तुम बताओ, तुम सोच के बताओ कि कंटेनर कंडक्टिंग तो हो, है ना? कंटेनर कंडक्टिंग तो हो लेकिन प्रोसेस फ्लो नहीं बहुत फास्ट हो, तो बताओ इस बार अंदर बाहर टेम्परेचर बराबर करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो फिर प्रॉपर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। बस याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दो इंपॉर्टेंट क्लू हैं, एक तो कंटेनर हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए और दूसरा प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। बस अच्छे ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि कंटेनर हाईली कंडक्टिंग है प्लस प्रोसेस बहुत स्लो है, तो कंडक्टिंग कंटेनर और प्रोसेस टू ये दो शब्द सुनते ही चमक जाना चाहिए कि प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, है ना? ये ध्यान रखना। ठीक, बाकी तुम बताओ कि अगर कंटेनर कंडक्टिंग हो लेकिन प्रोसेस स्लो नहीं बहुत फास्ट हो, तो बताओ अगर प्रोसेस बहुत फास्ट हो तो भले कंटेनर कंडक्टिंग है लेकिन हीट एक्सचेंज का या थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का मौका ही नहीं मिल पाएगा, तो अब प्रोसेस आइसोथर्मल की जगह उल्टा एडियाबेटिक हो जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। है तो आइसोथर्मल के लिए कंडक्टिंग कंटेनर तो होना ही चाहिए लेकिन साथ में प्रोसेस स्लो होना चाहिए ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का टाइम मिल जाए, है ना? तो ये आइसोथर्मल पढ़ लिया। अब देखो अब हम चौथे टाइप का प्रोसेस देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, है ना? और ये भी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो हो, है ना? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो, मतलब गैस को थोड़ी सी भी हीट दी भी नहीं जा रही और हीट निकल भी नहीं रही हो, तो फिर जो प्रोसेस होता है उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना? बस एक बार देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस को प्रैक्टिकली कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं। ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं, उसमें गैस भरते हैं और उसके ऊपर पिस्टन ढकते हैं। और ध्यान रखना, तुम ध्यान रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे मेन क्लू ये है कि कंटेनर और पिस्टन दोनों टोटली नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। ध्यान रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे मेन क्लू ये इसमें कंटेनर और पिस्टन दोनों टोटली नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। तुम बताओ कि कंटेनर और पिस्टन दोनों नॉन कंडक्टिंग हो तो थोड़ी सी भी हीट एंटर भी नहीं कर सकती और हीट निकल भी नहीं सकती, हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो होगा, मतलब अब प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। और चलो अपने प्रैक्टिकली समझने के लिए ऐसा करते हैं कि इस कंटेनर में बिल्कुल ठूस ठूस करके गैस भरी है, मतलब हाई प्रेशर की गैस भरी है। और चलो अब इस पिस्टन को हम किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, तो तुम बताओ कि इस पिस्टन को छोड़ देंगे तो हाई प्रेशर के कारण पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगा, मतलब गैस अपने आप एक्सपेंड होगी, है ना? इस हाई प्रेशर के कारण पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगा, मतलब गैस अपने आप एक्सपेंड होगी। और तुम बताओ कि भले गैस एक्सपेंड हो रही हो, है ना? भले गैस एक्सपेंड हो रही हो लेकिन इस बार
कंटेनर और पिस्टन दोनों टोटली नॉन कंडक्टिंग है, थोड़ी सी भी हीट एंटर भी नहीं कर सकती और हीट निकल भी नहीं सकती। हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो होगा, मतलब कंफर्म है कि प्रोसेस एडियाबेटिक होगा, है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना जो हमको उस टाइम पे नहीं आती थी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए केवल हीट एक्सचेंज ही जीरो होना चाहिए। बाकी पिस्टन पर धक्का लगा सकते हैं, मतलब गैस पर वर्क तो कर सकते हैं, बट बस हीट एक्सचेंज जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम बताओ इस पिस्टन को छोड़ देंगे तो अपने आप ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस तो कोई बच्चा ही बोल सकता है कि एडियाबेटिक होगा। लेकिन देखो अब हम ऐसा करते हैं, पिस्टन ऊपर तो चला गया ना, अब हम ऐसा करते हैं कि इस पिस्टन को धक्का देते हैं, है ना, पिस्टन को ऐसा धक्का देते हैं और धक्का दे करके पिस्टन को वापस नीचे ले जा रहे हैं। तो बताओ ये प्रोसेस एडियाबेटिक होगा या नहीं? ये भी होगा, है, तो तुम सोच के बताओ। ये तुम सोच के बताओ, इस बार भले ही पिस्टन पर धक्का दे रहे हैं, मतलब भले ही गैस पर वर्क कर रहे हैं, है ना, बोल सकते हैं कि भले ही पिस्टन को धक्का दे रहे हैं, मतलब भले ही गैस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी कंटेनर पिस्टन सब नॉन कंडक्टिंग है, मतलब हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो है, तो ये भी प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। तो ये ध्यान रखना है, तो अच्छे ध्यान रखना कि भले इस पिस्टन को धक्का दे रहे हैं, गैस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, लेकिन हीट एक्सचेंज अभी भी जीरो है, इससे ये प्रोसेस भी बिंदास एडियाबेटिक ही होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि जब पिस्टन ऊपर जा रहा था उसको एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलेंगे, और पिस्टन नीचे जा रहा है उसको एडियाबेटिक कंप्रेशन बोलेंगे। बाकी दोनों प्रोसेस एडियाबेटिक ही है ना। अब देखो एक खतरनाक चीज उसको भी देखना। फिर इतना तो हमको पता चल गया कि कंटेनर और पिस्टन अगर नॉन कंडक्टिंग हो तब तो प्रोसेस हमेशा एडियाबेटिक होता है, लेकिन कई बार कंटेनर कंडक्टिंग होने के बाद भी प्रोसेस एडियाबेटिक होता है ना। वो कब होता है वो देखना। जैसे मान लेते हैं कि इस बार कंटेनर तो थोड़ा बहुत कंडक्टिंग है ना, मान लेते हैं इस बार कंटेनर तो थोड़ा बहुत कंडक्टिंग है, लेकिन इस बार हमने ऐसा किया कि पिस्टन को एक झटके में ऊपर ले गए। ये ध्यान रखना, ये कंटेनर तो थोड़ा बहुत कंडक्टिंग है, लेकिन इस बार पिस्टन को एक झटके में ऊपर ले गए। तुम बताओ, ये तुम बताओ कि इस बार पिस्टन को एक झटके में ऊपर ले गए, मतलब सडनली ऊपर ले गए। तो तुम बताओ कि कंटेनर भले ही कंडक्टिंग हो, लेकिन इस बार पिस्टन को एक झटके में ऊपर ले गए, तो प्रोसेस बहुत ही सडन है ना, बहुत ही फास्ट है, तो बहुत ही सडन है। तो तब प्रोसेस इतना सडन है कि इतने कम टाइम में हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इतने कम टाइम में इस बार भी dq टेंड्स टू जीरो होगा, मतलब ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट एडियाबेटिक ही होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि कंटेनर भले ही कंडक्टिंग है, लेकिन पिस्टन को एक झटके में ऊपर ले गए, तो तब प्रोसेस इतना फास्ट है कि इतने कम टाइम में हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इतने कम टाइम में dq टेंड्स टू जीरो होगा, तो ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट एडियाबेटिक होगा, है। तुम अच्छे ध्यान रखना कि कंटेनर नॉन कंडक्टिंग हो तब तो प्रोसेस हमेशा एडियाबेटिक होगा, लेकिन कंटेनर अगर कंडक्टिंग हो तो फिर प्रोसेस एडियाबेटिक तब होगा जब प्रोसेस बहुत ही सडन हो, एक झटके के साथ हो, है ना। तो एडियाबेटिक के लिए या तो कंटेनर कंडक्टिंग होना चाहिए, सॉरी, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए या तो कंटेनर टोटली नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, या फिर सडन होगा तब भी एडियाबेटिक होगा। बस हमने चारों टाइप के प्रोसेसेस, है ना, चारों टाइप के प्रोसेसेस को शॉर्ट में देख लिया, मतलब इनको प्रैक्टिकली कैसे अचीव करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लड्डू के टाइप से प्रोसेस कौन सा वो नहीं दिया होता, उसकी जगह उसकी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी होती है। बस आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना, आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि गैस को बंद डब्बे में भरा है, मतलब क्लोज एंड रिजिड कंटेनर में भरा है, तो ये शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि पिस्टन स्मूथली मूवेबल है और प्रोसेस बहुत स्लो है, तो ये शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि कंटेनर हाईली कंडक्टिंग है और साथ में प्रोसेस स्लो है, तो ये दो शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि अब आइसो थर्मल प्रोसेस होगा। और किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि कंटेनर और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, तब भी प्रोसेस एडियाबेटिक होगा, या फिर उसकी जगह दे रखा है कि प्रोसेस सडन है, मतलब पिस्टन को एक झटके में ऊपर ले गए, तब भी एडियाबेटिक होगा। तो हमने सारे प्रोसेसेस को प्रैक्टिकली देख लिया, अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे।